अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके गुलशन आवी में 2 अफराद को सर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और लाशों को वीराने में फेंककर मुलजिमान फरार हो गए। इब्तदाई तौर पर पुलिस को लगता था कि डकैती मज़ामत पर कत्ल किया गया है, लेकिन इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ये मालूम हुआ कि एक मकतूल के पास से 7-8 लाख रुपया कैश जो है वो भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तफ्तीश शुरू की और मालूम हुआ कि इनके किसी जानने वाले ने ही कत्ल किया है। उसके बाद पुलिस ने अब 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। उन्होंने इनको क्यों कत्ल किया, मुलजिमान का इनके साथ क्या तनाज़ा चल रहा था, क्या रंजिश थी, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मुलजिमान से भी पूछेंगे कि उन्होंने ये लर्ज़ाखेज़ वारदात क्यों की और क्या मुद्दइयों को यकीन था कि मुलजिमान कभी पकड़े जाएंगे। ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। गुलशन आवी के इलाके डबल सड़कों के ऊपर 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद लाशों को फेंक दिया गया और मुलजिमान जो थे वहां से फरार हो गए। पुलिस को इत्तला मिली कि एक लर्ज़ाखेज़ वारदात यहाँ पे हुई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने लाशों के करीब से दस्तावेज़ात वगैरह बरामद करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि दोनों जो अफराद मकतूलीन हैं उनके पास तकरीबन 7-7.5 लाख रुपया कैश मौजूद है और मोबाइल वगैरह भी पड़े हुए हैं। पुलिस ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज और इर्द गिर्द की जो फुटेज थी वो निकलवानी शुरू की ताकि ये मालूम हो सके कि इनको किसने कत्ल किया है, लेकिन सरेदस्त पुलिस को कोई वहाँ से ऐसा शाहिद ना मिल सका जो यानी जो इस कत्ल के पीछे मुहरिकात थी उस तक लेके जा सकता। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश जो थी वो CIA के पास आ गई। CIA ने अपने तौर पे इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की तो बहुत से हैरानकुन इंकशाफात जो थे वो सामने आए। इब्तदाई तौर पे क्योंकि रकम वहाँ पे मौजूद थी तो डकैती मज़ाहमत का जो अंसर था उसको रूल आउट कर दिया गया था और पुलिस का जहन यही था कि इनके रिश्तेदारों ने कोई ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर इनको कत्ल किया है। और एक चीज़ जो मालूम हुई वो ये भी थी, जो मकतूलीन के बेटा था उसने मुकदमा जब दर्ज कराया तो उसने कहा कि मेरे वाल जो थे अपने भाई के साथ लाहौर में गाड़ियाँ खरीदने के लिए आए थे। तो पुलिस को यहाँ से भी एक चीज़ नई जो थी वो मिली थी और CIA फिर केस को लेकर आगे चली और अब 2 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनमें से एक जो है वो खुद को कार डीलर बताता है और जो दूसरा है उसका दोस्त है। इन दोनों अफराद को क्यों कर कत्ल किया गया, रकम क्यों नहीं लूटी गई, अगर कत्ल ज़ाती दुश्मनी पर नहीं था और सिर्फ रकम का मामला था तो रकम वहाँ पे मौजूद थी तो वो रकम क्यों नहीं लूटी गई, और बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो जवाब तलब हैं। इनसे जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और इन्होंने क्यों कत्ल किया। तुम्हारा नाम क्या? अली शहरोज। कहाँ के रहने वाले? अली। ये जो कत्ल हुए बंदे इनको जानते थे तुम? जी। कितने अरसे से? तकरीबन 1.5 साल पहले। कैसे? गाड़ियों वगैरह लेने आते थे। तुम गाड़ियों का काम करते हो? जी। कहाँ पे? समनाबाद। कब से काम कर रहे? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल। गाड़ियों से कितने पैसे कमा लेते हो महीना? महीना 15-20 हज़ार बस? जी। ये तो एक गाड़ी बेच के इतने पैसे बंदा आराम से कमा लेते। नहीं, कभी कभी 15-20 हज़ार का मिल जाता, कभी ज़्यादा भी मिल जाता। हाँ। पैसों का फिर क्या करते हो? दोस्तों वगैरह घूम फिर के नशा वगैरह करते, आइस वगैरह पीते। नशा भी करते हो? जी। कौन सा? आइस। ऊंचा बोलो बच्चे। आइस। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 20 साल। 20 साल। और गाड़ियों के कारोबार में कब से हो? 2018 से। पढ़ा नहीं तूने? स्टडी 9 तक पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? दिल ही नहीं किया था। हाँ? पढ़ने को दिल नहीं करता था। कितने बहन भाई हो? 3। कितनी बहनें? 1। शादीशुदा? नहीं। हाँ। छोटी है? जी। तो घर का खर्चा कौन चलाता है? वालिद तुम? वालिद साहब। वो क्या करते हैं? वो भी गाड़ियों का ही काम करते हैं। उन्हीं के शोरूम पे होते हो? जी, उन्हीं के साथ रहता हूँ, कभी अलग भी अपना भी बाहर से भी। अच्छा। इन लोगों को तुम काफ़ी टाइम से जानते थे? ये तुम्हारे पास गाड़ियाँ खरीदने आते थे? जी। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये हरीपुर के। अच्छा। उस दिन क्या हुआ? उस दिन ऐसा था कि हमारा प्लान बना था पैसों का, आइस वगैरह। हमारा? मेरा और असद का। अच्छा। तो नशा वगैरह करने के लिए पैसे हमारे पास कम थे तो ऐसे ही प्लान बन गया कि किसी से पैसे वगैरह लेते हैं। तो ये मुझे पता था इनके पास पैसे होते हैं तो ये हरीपुर से आ रहे थे गाड़ी लेने। तो इन्होंने गाड़ी लेने आना था तो इनको मैंने कहा था कि आज आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। अच्छा। तो ऐसे ही फ़ोन करके इनको बुलाया और ये आ गए हमारे पास समनाबाद। अच्छा। मार्केट से इनको बिठाया था तो फिर चले गए हम इसके गाँव के पास सगिया वाली साइड पर। अच्छा। सगिया वाली साइड पर जाते हुए काफ़ी ऐसे गाड़ी वगैरह दिखाने इनको लेके गए थे यहाँ से बहाने हुए।
तो वो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से गाड़ी वगैरह अंधेरा हो गया था। तो इन्होंने कहा आज नहीं हमने देखे, हम कल देख लेंगे, सुबह शाम का टाइम हो गया था 6-7 बजे तक। अच्छा। तो वहाँ से वापस आ रहे थे तो गुलशन अभी के इलाके के पास आए, तो ऐसे हमारा प्लान था पैसों का। तो हमने कहा हमने दोनों ने कहा कि पैसे निकाल लो जितने हैं तुम्हारे पास। तो पैसे नहीं निकाले, हाथापाई शुरू हो गई हमारी। हाथापाई करते करते तो मैंने इशारा किया तो इसने पीछे से फायर चला दिया। अच्छा। तो फायर चला के जब गुलशन अभी के पास आके फायर लगा उनको मारा, तो थोड़ा सा आगे जाके पैसे उनको फेंक दिया। उनको फेंक के तो फिर जो 2-2.5 लाख था वो निकाल के और हम चले गए वहाँ से गाड़ी पे। तुम्हारे पास गाड़ी कहाँ से आई? गाड़ी रेंट की थी। कितने रेंट पे ली और कितने दिनों के लिए ली थी? 5-6 दिन के लिए ली थी रेंट पे, 4-5 हज़ार पे ली था एक दिन। तो गाड़ी के अंदर कत्ल किया तुमने? जी। तो गाड़ी में तो फिर सारा खून शून सारा कुछ गिर गया? वो वहाँ से जब उनको फेंक के फिर गाड़ी रेंट पे लेके गए थे, गाड़ी वगैरह दिलवाई थी, मतलब दिलवा वगैरह के साफ करवा के। तो उसने नहीं पूछा कि गाड़ी के अंदर खून कहाँ से है जिससे गाड़ी दिलवाई? पूछा तो उसने उसको यही कहा था कि दोस्त की लड़ाई हुई थी तो उसका सर फट गया था, तो उसका खून वगैरह लगा हुआ था। असलहा कहाँ से है? असलहा दोस्त लिया था। क्या कह के? शादी पे जाना इसलिए। कितने दिन पहले? 1 दिन पहले लिया था। तो उसने दे दिया तुम्हें? जी। क्यों? दोस्त आया था वो। अच्छा। तुम्हारा प्लान ये था कि आइस का नशा करना है तो पैसे लूटने हैं। जी। तो तुमने असलहा क्यों लिया फिर? इसका मतलब तुमने ये भी प्लान बनाया हुआ था कि इनको कत्ल कर देना? कत्ल का नहीं, वैसे गन पॉइंट पे पैसे छीनने का आया था। तो फिर आगे हाथापाई जब हुई तो फिर करना पड़ा। कितने अर्सा पहले तुमने आइस करनी शुरू की? रोज़ाना कितने की आइस कर लेते हो? कैसे खरीदते हो? तफसीलन बताना सारा। 1.5-2 साल पहले शुरू की थी आइस। दोस्तों के साथ बैठ के ऐसे ही शुरू हो गई गैदरिंग में। तो फिर एक दोस्त आया था, वो देने आता था घर। अच्छा। तो वहाँ से 1000 रुपये की मिलती थी 1 ग्राम। तो वहाँ से शुरू की थी। 1000 रुपये की लेते थे, ग्राम पी दी 1.5-2 घंटे निकाल लेती थी। अच्छा। तो फिर दिन में कितने ग्राम कर लेते हो? 1 या 2 ग्राम। तो अगर रोज़ाना तुम 1000 रुपये की करते हो इसका मतलब है तुम्हें महीने का 30,000 रुपया चाहिए? जी। तो 30,000 कभी दोस्त वगैरह भी ले लेते थे पास से, कभी मैं ले लेता था ऐसे। तो सिर्फ ये लड़के ही करते हैं? नहीं, लड़कियां भी करती हैं। तुम्हारे ग्रुप में भी लड़कियां? जी। वो कहाँ से जानते हो उनको? कैसे दोस्त बनी? टिकटॉक वगैरह से दोस्ती वगैरह आइस के लिए। नहीं, टिकटॉक के ऊपर तो वो वीडियोस बनाते हैं ना, अपने गानों शानों की वीडियोस बनाते हैं, तो वो आइस का तो उसमें कोई लेना देना नहीं। वो कैसे? टिकटॉक से जैसे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए तो उनको भी शौक होता था इसका। ऐसे ग्रुप बना होता था आइस वगैरह, वो भी कर लेती थी, तो दोस्त वगैरह भी कर लेते थे। अच्छा। वो लाहौर की हैं वो लड़कियाँ वगैरह, और वो आ जाती हैं आइस वगैरह करती हैं फिर चली जाती हैं? जी। ये बड़ा आसान काम है इसका मतलब? सब आम हो गई आइस तो हर बंदा पी रहा था। जिस दिन तुमने ये वकूआ किया जी, उस दिन तुमने नशा किया था? जी। क्यों किया था? कितनी देर पहले किया? कितना किया? उनको बिठाने से घंटा 1.5 घंटा पहले गया था। 2-3 ग्राम आती दोनों ने पी थी, या ज़्यादा आती 4 ग्राम आती। अच्छा। 4 ग्राम कर ली तुम? जी। तो तुम तो कह रहे हो यानी एक दिन में तुम लोग 1 या 2 करते हो, 4 ग्राम तो बहुत ज़्यादा नहीं? ज़्यादा हो गई थी। फिर 15 से 20 मिनट पहले आई शुरू की थी, तो उनको बिठाने से पहले की। काफ़ी मतलब ज़्यादा पी ली हुई थी, समझ नहीं आ रही थी। ठीक है। उसके बाद जब तुमने आइस कर ली, उनको गाड़ी में बिठाया, लेके घूमते रहे, उसके बाद पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए उन्होंने, तुमने उनको कत्ल कर दिया, लाशें फेंक दी। जी। तो दोनों लाशों के पास भी 7-7.5 लाख रुपया था, वो तुमने क्यों नहीं उठाया? वो हमें पता ही नहीं था, उनके नीचे वाली साइड वाली पॉकेट में आया था। अच्छा। कत्ल करने के बाद कहाँ गए? पैसे कैसे खर्चे? कितने पैसे लूटे वहाँ से? 2-2.25 लाख आया था। कत्ल करने के बाद गाड़ी वगैरह दिलवाई, रेंट वगैरह दिया, शीशे वगैरह दिलवाए, तो 40-50 हज़ार रुपये गाड़ी पे लग गया था। अच्छा। उसके बाद मरी वगैरह गए, वहाँ पे 40-50 हज़ार रुपये लग गया था। 50-70 हज़ार रुपये इसने ले लिया था ऐसे। मरी जाके भी आइस वगैरह करते रहे? जी। अच्छा। और फिर पकड़े कैसे गए? मोबाइल ट्रेसिंग की वजह से। जो सिम थी उससे पकड़े गए? जी। सिम कहाँ से ली थी? तुम्हारे नाम पे थी किसी के नाम? सिम किसी के नाम पे थी उस मोबाइल में, मेरे पहले मैं सिम यूज़ करता था। तो तुमने इसका मतलब है सिम भी इसलिए ली थी ट्रैक करने के लिए, ट्रैक ना हो, पकड़े ना जाओ। ये तुम्हें सारा कुछ पता था? जी। कैसे पता था? ऐसे पता था कि सिम अगर अपनी नहीं होगी तो नहीं पकड़े जाएंगे। कैसे पता चला? नहीं, दोस्तों वगैरह से मशवरे वगैरह करके। अच्छा। सारे तुम्हारे दोस्त क्रिमिनल ही हैं? नहीं, क्रिमिनल नहीं, वैसे ही मशवरे वगैरह किए थे। अच्छा। सिम किसकी थी? सिम किसी गांव का आया था, उससे नशई वगैरह से ली थी। कितने की खरीदी थी? 2000 रुपये। अच्छा। और वो किसने लेके दी? वो एक आया था सिम वाला लड़का, उसने लेके दी थी। उसको पता था कि तुमने ये वारदात करनी? नहीं। इसका मतलब है तुम ये सारी प्लानिंग 3-4-5 दिन पहले कर चुके हुए थे कि ऐसे पैसे कमाने हैं। इसको क्यों साथ मिलाया? मैंने इससे बात वगैरह की थी पहले, उसने कहा कोई मसला नहीं, कर लेंगे। तुम क्रिमिनल हो पहले? रिकॉर्ड ही आपका? वैसे 13वीं पैंट पे 440 का पर्चा है। कितने? 2-3 पर्चे हैं। क्यों?
13-20 क्या करते रहे हो? मैं जायरस लेकर लड़ाई झगड़े। वो कहाँ से आया? ये तो असला तुम मांग के लेके आए थे, वो ले असले 13-20-65 जो तुम पे वो पहले लिया था, दोस्त से लिया था। 440 क्यों हुआ तुम पे? हवाई फायरिंग में। अच्छा, तुम भी टिकटॉक बनाते हो? जी। कितने फॉलोअर हैं तुम्हारे? मेरे हैं तकरीबन 4-5 साल। तो ये कत्ल करके अगर बनाते हो तो ज़्यादा नहीं फॉलोअर हो जाएंगे? ये टिकटॉक की वजह से तो नहीं सारा कुछ तुम करते रहे? नहीं, आइस वगैरह करके नशे में। ओके, जनाब का नाम क्या है? असद अली। असद साहब, क्या करते हैं? मैं स्टडी कंप्लीट की है। क्या स्टडी की है? मैट्रिक की है। आईसूस के ऊपर तो नहीं कोई सर्टिफिकेट कर लिया? नहीं। अच्छा, मैट्रिक किया, पास हो गए? हाँ जी, कोरोना की वजह से। और उससे ज़्यादा कितने नंबर है? नंबर अभी देखे नहीं, इधर आ गया। अच्छा, अगर कोरोना ना होता तो फिर पास हो जाना था? मुश्किल ही था। जैसे ये कत्ल की तैयारी की थी, पेपरों की तैयारी भी की थी? पेपरों की। कौन सा सब्जेक्ट आसान था और कौन सा मुश्किल? मैथ ज़रा मुश्किल था। और बाकी सारे। पैसे कितने मिले इससे? इससे पैसे मिले थे मुझे 65,000। लूटे कितने थे? इसने 2.25 लाख। तो फिर उसका आधा तो 2.25 लाख का 65,000 नहीं बनता? नहीं, इसने मरी भी जाना था, गाड़ी भी तो दिलवानी वो हिसाब थी। करना आता था, ये वाला मैट्रिक वाला हिसाब नहीं आता? नहीं, इसने मुझे इतनी दे दी है। अच्छा, इसने बताया था कत्ल करना है, और तुम्हें क्यों इसने असला दिया? ये खुद भी तो बंदों को मार सकता था, क्या प्लानिंग थी? सारी तफसील बताओ। ये प्लानिंग इसकी कत्ल करने से एक दिन पहले मुझे मिला था, तो फिर ये प्लानिंग बैठ के की थी। तो इसने कहा था उनके उससे पैसे छीनने हैं, तो गोली शोली नहीं मारनी, वैसे डराना था उनको। तो फिर इसने जब मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है। तो उससे अगले दिन ही ये मेरे पास आया था, तो हम चले गए थे उनके पास समनाबाद। अच्छा, उनको बिठाया, फिर लेके गए हैं तकरीबन सगियां पुल तक। फिर वापस आए हैं जब शाम हो गई है। वापस आए हैं तो गुलशन रावी में ना आते वक्त इसने उनसे पैसे मांगे हैं, तो वो हाथों पाई शुरू हो गई। फिर उतनी देर में इसने मुझे इशारा किया, फिर मैंने फायरिंग शुरू कर दी। फिर उनको मार के उनके पैसे निकाले। इसने कैसे इशारा किया? ये तो गाड़ी चला रहा था, तो तुम पीछे बैठे थे, इशारा कैसे किया? गाड़ी रुक गई थी ना। अच्छा, तो इसने आँख से मुझे इशारा किया था। ये पहले डिसाइड था कि इशारा करेगा तो बंदे मारने? नहीं, ये डिसाइड नहीं था। तो फिर उधर मार के उनको गुलशन रावी फेंका। फेंक के तकरीबन उधर से पैसे वगैरह निकाल के फिर हम निकल गए। 2-2.5 लाख रुपए के पीछे तुमने 2 बंदों को मार दिया बेटा। अभी तुम्हारी उम्र भी कोई नहीं, अभी मैट्रिक तुमने किया है, क्यों किया ये सब? बस नशे में थे, पता नहीं चला। कितने अरसे से तुम नशा कर रहे हो? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। तुम्हारे घर वालों को कभी नहीं पता चला कि तुम नशा करते? नहीं। कत्ल करने के बाद तुम किधर गए? ये तो मरी चला गया। तुम मैं कत्ल करके फिर कदन की तरफ गया था, उधर से फिर घर चले गया था अपने। तुम्हें था कि पकड़े जाओगे? यार बात है, पकड़े तो जाना ही था, फिर पुलिस ने ट्रेस कर लिया था इसको। तो फिर क्यों किया? जब तुम्हें ये भी पता था कि तुमने पकड़े जाना है, तो फिर वारदात क्यों की? उस टाइम पता नहीं चला था हमें। नशा भी तुम करते हो, तुम्हारे पे भी कोई पर्चे वगैरह हैं? हाँ जी। किस चीज़ के? ये लड़ाई झगड़ा अगवा का। कौन से थाने में? समनाबाद। तुम्हारी उम्र कितनी है? 19 साल। कोई शर्मिंदगी, कोई गैरत दिलाई पुलिस वालों ने कि इतनी छोटी उम्र में तुम क्या हरकतें कर रहे हो? ये अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा। तो जो मर गए हैं उनको वापस ला सकते हो तुम्हारा अफसोस? नहीं सर। तुम भी इसके साथ बैठ के आइस करते हो? जी। तुम्हें कोई अफसोस है? बहुत ज़्यादा सर। क्या अफसोस है? क्या कर सकते हो? अगर तुम्हें शर्मिंदगी है कि तुमने 2 नाहक बंदों को कत्ल कर दिए, क्या कैसे तुम उनको वापस ला सकते हो? नो। फिर क्यों किया तुम? यानी तुमने बैठ के कभी सोचा कि ये तुमसे इतनी बड़ी, ये जो 2 बंदे तुमने कत्ल किए, कैसे कत्ल हो गए? नशे में आते नहीं समझ आई उस टाइम, तुम पता ही नहीं चला कि ये होना था। नशा तुम अपनी मर्जी से कर रहे थे या किसी ने ज़बरदस्ती कराता था? अपनी मर्जी से। फिर तो तब तुम्हारी अक्ल कहाँ पे थी जब ये तुम नशे करते थे? सब बस दोस्तों में बैठ के आइस वगैरह करके, तो पता ही नहीं तो चलता। ऐसी दोस्ती छोड़ देते क्यों? कोई ज़बरदस्ती उन दोस्तों में बिठाता था? नो सर। बस आप मुलजिमों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इनकी गुफ्तगू से 3 चीज़ें तो अखज़ की जा सकती हैं। एक कि बुरी कंपनी की वजह से ये आइस पे लग गए, आइस और टिकटॉक का कम्बिनेशन बना और ये इस किस्म का इनका माइंडसेट हो गया। दूसरा, हुकूमत भी और पुलिस भी बार बार ये मैसेज कन्वे करती है कि आप अपने नाम पे जारी करदा सिम किसी को ना दें। इन्होंने भी किसी से सिम खरीदी, पहले डेफिनेटली पुलिस ने उसको पकड़ा होगा और फिर उसकी निशानदेही पर पुलिस इस तक पहुंची।
तीसरा, आपके नाम पे असला जो है वो जारी हुआ होता है, कोई बंदा इस्तेमाल कर लेता है और आपको भी परेशानी होती है। इस केस में भी इन्होंने ऐसे ही किया कि दोस्त से असला लिया और बाद में कत्ल कर दिया। क्योंकि ये पहले केस जो था थाना गुलशन आबी में दर्ज हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद CIA को तफ्तीश जो थी वो तब्दील हुई। IO इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इफ्तिखार साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि केस किस तरह से चला, किस तरह से इनको लीड्स मिली और फिर मुल्ज़िमान तक कैसे पहुंचे, क्योंकि इब्तदाई तौर पे बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और डिफरेंट पहलुओं के ऊपर जो थी वो पुलिस तफ्तीश करी थी। दुश्मनी हो सकती है, गैरत का नाम हो सकता है और बहुत से पहलू जो थे वो निकले हुए थे। तो इनसे जानते हैं। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब ये वक़ूआ पेश आया तो मौके से पैसे भी बरामद हुए, कोई असलहा वगैरह भी ऐसी चीज़ जो थी वो वहाँ पे मौके पर ही पड़ी हुई थी, रात का टाइम था, वीराना इलाका था, सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे भी नहीं थे। कैसे केस को आपने शुरू किया, कैसे कामयाबी हासिल हुई? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये क्रिमिनल माइंड है और जब हम क्राइम सीन पे जाते हैं तो क्राइम सीन को देखकर हम वहाँ पर बहुत सारे नतीजे जो हैं वो अखज़ कर लेते हैं। तो ये नतीजा तो अखज़ था कि ये डकैती प्लस मर्डर है, ये मर्डर नहीं है। ये कैसे आपको लगा कि डकैती मर्डर है? सर, उसमें जाहिर है कि जब वो हमें इतना तो हम मौके पर ही लेकिन पैसे तो वहाँ पे मौके पे भी मौजूद थे। सर, उसमें ऐसे है कि एक जो ज़र मोहम्मद है वो ऑलरेडी मार्केट में आता जाता था और वो डीलर था। इसका आइडिया हम मौके पर भी लगा लेते हैं क्योंकि जाहिर है ID कार्ड होते हैं, मामलात होते हैं, इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब हमने इसकी उसका जो मोबाइल है, मोबाइल से हमने जब उसका मोबाइल ट्रैक किया, उसमें फुट इन्फॉर्मेशन भी है और टेक्निकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने काम किया। उसके मोबाइल से जो नंबर निकला उसको ट्रैक किया हमने, उससे हम इस तक पहुँचे हैं। जब इसको हमने पकड़ा और इसको इंटरोगेट किया तो इसने फिर हमें बताया कि हरीपुर से पठान जो है वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए आते थे और एक से मेरा राब्ता था। इनका वैसे इलाके के अंदर कैसा व्यवहार है लोगों के साथ? सर, बिल्कुल इनकी रिप्यूट बड़ी बैड है वहाँ पे और आपके सामने मुल्ज़मान ने कन्फेस किया है कि इनका एक प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। वेपन रखते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, टिकटॉक, आइस वगैरह, ये सब चीज़ें, ये इनकी रिप्यूट बड़ी बैड है। ये हमने ऑलरेडी वेरीफाई किया है और इन्हें बड़े प्लान तरीके के साथ ये बात की। बहुत शुक्रिया। आयु की अब गुफ्तगू सुन रहे थे, मुदई भी आए हैं, मुदईयों से भी जानने की कोशिश करेंगे और DSP साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये आइस का बढ़ता हुआ रुझान और टिकटॉक के ऊपर हवाई फायरिंग और उसकी वीडियोस को अपलोड करने की वजह से क्राइम की शरह में कितना इजाफा हो रही है, तमाम तफसीलात भी जानते हैं। दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात के बाद पुलिस ने सबसे पहले मुक़्तुलीन के बुरसा को तलाश किया और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया और फिर केस की पैरवी जो थी उनके बुरसा की जानिब से शुरू की गई। बिल आखिर अब 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। मुल्ज़िमान की आपने गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने जैसे बताया कि वो नशे के आदी भी हैं और गैर इखलाकी हरकत में भी मुलविस हैं। इस केस की पैरवी करने वाले जो मुक़्तुलीन के रिश्तेदार हैं, मुझे हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने लाहौर में रह के तमाम केस की पैरवी की थी, क्योंकि मुक़्तुलीन के बुरसा जो हैं वो हरीपुर में रिहाइश पजीर हैं, तो यहाँ पे उनके लिए रोज़ाना आना जो था वो मुश्किल था। इसलिए उनके बुरसा ने ये फ़ैसला किया था कि उनके रिश्तेदार जो हैं वो केस की पैरवी करेंगे। ये कौन है, कैसे, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जानते हैं। भाई, आपका नाम? जी, मेरा नाम राना बदर है। राना साहब, ये बताइएगा आपको कैसे मालूम हुआ कि आपके 2 रिश्तेदारों को गुलशन आबी के इलाके में कत्ल कर दिया? मुझे सर रात को कॉल आती है हरीपुर से कि आपके जो कज़न हैं उनकी डेथ हो गई है, दोनों की, उनका मर्डर हो गया। तो वो रात को 9:30 बजे गुलशन आबी थाने हम जाते हैं और वहाँ पे उनका बेटा छोटा फिदा वहाँ पे रोता होता है। मैं उसके पास जाता हूँ, मैं क्या हुआ, कहता है मेरे बाबा को और चाचा को दोनों को मर्डर कर दिया गया और दोनों को सर पे गोलियां मारी गई हैं। अच्छा। तो वो बात सर जब उनको देखा है उसके बाद फिर DSP साहब ने वहाँ पे पर्चा जो उनकी कार्रवाई थी उन्होंने की, करके छोड़ दिया सारा कुछ। तो हम वहाँ से तौर पे आप लोगों को क्या लगा, क्या पता चला सर वहाँ पे? तो क्यों इन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी कि इनको कोई बंदा इनको ढूंढ सके। टोटली प्रूफ जो थे इन्होंने कम्प्लीटली इन्होंने वो क्लोज किए हुए थे। कोई चीज़ नहीं थी ऐसी कि जो हम देख सकें कि कहाँ से मुल्ज़िमों की तरफ से। हाँ जी, मुल्ज़िमों की तरफ से। आपकी जब उनके बेटे वगैरह से बात हुई, उसने आपको बताया कि ये लोग क्यों आज लाहौर आए थे? सर वो आए थे कि वो आगे भी 15 साल से काम कर रहे हैं गाड़ियों का,
इनमें एक लड़का है जो जिसका नाम शाजेब में भी है। वो लड़का जो है उसने उनको फ़ोन किया कि मेरे पास एक कैरी डब्बा है तो आके ले लें। वो लोग उन्होंने बोला हम अगले हफ्ते आएंगे और हम आकर डब्बा देख लेंगे आके। इस बंदे ने आके उनको फ़ोन फिर दोबारा किया कि आप आएँ, तो ये रास्ते में थे, कहते हम इंशाल्लाह घंटे में पहुंच जाएंगे लाहौर। तो जब लाहौर आते हैं, इनके पास पहुंचते हैं तो इनके साथ बात होती है। तो इस बंदे ने फ़ोन पे बात करता है और अपनी गाड़ी में बिठाता है। ये बिठाता है एक भाई को, ज़र को बिठाता है, तो वो दूसरा भाई जो कहता है मैंने भी साथ ही जाना है। वो दोनों भाई बैठ जाते हैं गाड़ी में। ये बंदा उनको घुमा के चक्कर लगवा के तो वापस फिर छोड़ देता है। फिर आते हैं दोबारा आधे घंटे के बाद आके दोनों भाई फिर तीनों बैठ जाते हैं। ये बेटा भी साथ ही बैठ जाता है, ये चले जाते हैं। जब जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद फ़ोन सर आ जाता है कि उसके बेटे का कि बाबा को और चाचा को मर्डर कर दिया, इन्होंने मार दिया, गोली मार दी। इन लोगों के ऊपर आप लोगों का शक कैसे गया? सर ये तो CIA की मेहरबानी है जिन्होंने अपने तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये CIA वालों का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ जो इतनी जल्दी ये कार्रवाई इन्होंने कंप्लीट की है और इन तक पहुँचे हैं। वो हम लोग तो सारी ज़िंदगी नहीं पहुँच सकते थे। ये तो CIA वालों के साथ मेहरबानी है। जब कत्ल हुआ था आप लोगों को किसी के ऊपर शुबा था? कोई आप लोगों की दुश्मनी वगैरह वहाँ पे? सर दुश्मनी आप मार्केट में सब ने पता किया है कि वो 12 साल से काम कर रहे थे। लोग उनको बगैर पैसों से गाड़ी दे देते थे। इतना अच्छा उनका व्यवहार था वहाँ पे। जो लोग उनको लाइक करते थे और गाड़ियों के पैसे भी काफ़ी लोगों के देने लेने हो तो कोई टेंशन नहीं होती थी। मकतूलीन के कितने बच्चे थे? और सर 12 बच्चे सर बड़े भाई के ज़र के हैं और छोटे के जो हैं वो 7 बच्चे हैं। जो काजी है, काजी की 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। और जो बड़ा भाई है उसके 2 बेटे हैं और 9 बेटियां हैं सर। और उनके घर में मातम था जब उनके जनाजे यहाँ से लेके गया था। और उन्होंने इतनी दुआएं की थी और मेरे हिसाब से जो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं का ही अजर CIA वालों को दिया है कि ये जल्दी पकड़े गए। मुलज़िमों से आपकी मुलाकात हुई, कुछ पता चला कि एक भाई जो थे उनसे तो पैसे छीन लिए गए। हाँ, दूसरे भाई के पास पैसे मौजूद थे, उनसे क्यों नहीं छीने? सर 8,30,000 रुपया दूसरे भाई के पास मौजूद था जो इनको पता नहीं चला। इन्होंने उन पैसों को नहीं छेड़ा। ये मर्डर करके इन्होंने गाड़ी से बाहर फेंकने का किया। जो इन्होंने बताया है सर, हम तो मौके पे नहीं थे, वो जो भाई था उसने भी बताया। फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ यही वजह है और कोई वजह नहीं है? और उनसे कोई दुश्मनी है ही नहीं उस बंदे की किसी के साथ। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको फ़ोन करके बुलाया गया। हाँ जी, फ़ोन करके किस बंदे ने बुलाया ये जानता पहले जानता था। लाहौर में भी फिर वारदात कर सकते थे ना 2-2.5 लाख रुपए के। ये सर 4,30,000 रुपया जो था ना वो मौके से इन्होंने निकाला था। और उसके बाद अपना 8,30,000 जो ना वो दूसरे भाई की पॉकेट में था। ये समझे थे कि एक के पास पैसे हैं। जो इन्होंने डब्बे के लिए बुलवाया था ना उनको, उसी के पैसे इनके पास हैं। इनको नहीं पता था कि दूसरे भाई की पॉकेट में भी पैसे हैं। जब आप लोगों को मालूम हुआ कि मुलज़िमान पकड़े गए हैं तो कैसा महसूस हुआ? सर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं घर वाले? इंसाफ यही चाहते हैं कि इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। आज ये हरकत की है, कल से और किसी माँ बाप का नुकसान करेंगे। नशे के आदी भी हैं, दीगर गैर अखलाकी हरकतें भी करते हैं। तो आप यानी ज़्यादातर केसों में सुलह हो जाती है या माफ़ कर दिया जाता है, तो आपके केस में क्या? सुलह के लिए सर काफ़ी बंदों ने आके इनके बोला है और हमने किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि उनको इंसाफ चाहिए। और हमें इंसाफ के लिए ही हम इस पुलिस स्टेशन के डेली चक्कर लगाते थे और इनके पास एक इंसाफ के लिए धोइयाँ डालते थे और वो हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से ये दोनों पकड़े गए और इनको सज़ा भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप राना बदर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। इनका कहना है कि इब्तदाई तौर पे एक तशवीश की लहर जो थी वो दौड़ गई थी कि ना उनकी किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई ऐसे मामला थे जिसके ऊपर उनको कत्ल किया जाता। लेकिन पुलिस की तफ्तीश जब शुरू हुई और ये मुलज़िमान पकड़े गए हैं तो इनको यानी मकतूलीन के घर वाले जो हैं वो सिर्फ दुआएं ही दे सकते हैं और वो चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए क्योंकि मुलज़िमों ने 2 ऐसे अफराद को कत्ल किया है जो पूरे घर को चला रहे थे। एक का आपने सुना कि 11 या 12 बच्चे हैं, दूसरे जो मकतूल हैं उनके 7 बच्चे हैं और ये वाहिद थे जो कफालत घर की कर रहे थे और इन दोनों का ही साया उनसे छीन लिया गया। DSP CIA के पास चलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि केस शुरू में बहुत ट्रिकी सा था, कोई पता नहीं चल रहा था। सिम का मामला भी निकला कि सिम जो थी वो किसी और के नाम पे थी। किस तरह से इन तक पहुँचे और ऐसे मुलज़िमान को कैसे कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जाए, जो मैक्सिमम पेनल्टी वो दिलवाई जाए।
ताकि ये दोबारा मुआशरे में आके ऐसे जराइम जो हैं वो अंजाम ना दें। आपने मुल्ज़िमान की गुफ्तगू सुनी कि ना सिर्फ वो नशे के आदी हैं बल्कि दीगर गैर इखलाकी हरकत में भी वो मुलविस हैं, जिसकी वजह से उनको पैसों की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने अपने उन क्लाइंट्स जिनको वो गाड़ियाँ लेकर देते थे उन्हीं को लूटने की कोशिश की और बज़ाहिर उन्होंने कत्ल का प्लान भी बनाया हुआ था। लेकिन जब ये वक़ूआ पेश आया तो आपने मुद्दई की गुफ्तगू सुनी। वो कहता है कि मौके पर इब्तदाई तौर पर पुलिस को कोई भी शवाहिद ऐसे नहीं मिले थे जिसकी वजह से वो ये कह सकते कि इनको क्यों कर कत्ल किया गया और किन लोगों की जानिब से कत्ल किया गया, क्योंकि मौके पर तकरीबन 7-8 लाख रुपए कैश भी मौजूद था। DSP CIA जिन्होंने अंतक मेहनत करने के बाद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, इनसे जानते हैं कि इन मुल्ज़िमान तक ये कैसे पहुँचे और केस कितना मुश्किल था, कितनी पेचीदगियाँ थी, ये तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं। दानी साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया और मुबारक हो कि एक ऐसा केस था जिसकी वजह से ना सिर्फ इलाके में बहुत ज़्यादा खौफ और रास फैल गया था बल्कि लोग भी परेशान थे कि इस तरह से सफाखाना तरीके से इनको सर में गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया गया था। जब केस आपके पास आया तो किन नकात के ऊपर आपने तफ्तीश शुरू की और कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि इन लोगों ने कत्ल किया होगा? जब ये कॉल चलती है जिस रात को इस वक़ूए की 2 लाशें डाकखाना गली गुलशन रावी के पास पड़ी हैं, मौके पे हम जाते हैं। वहाँ पर एक जो खान साहब थे जो हरीपुर हज़ारा के रहने वाले थे, वो अरसा दराज से लाहौर से कैरी डब्बे लेकर वहाँ पे जाकर सेल करते थे। उनके पास तो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया मौजूद था। जब जो सेकंड था ज़र मोहम्मद ख़ान, उसकी जेबों में कोई चीज़ हमें ना मिली, मोबाइल फ़ोन भी इनके ना मिले हमें। और इलाके जब फुटेज चेक करने की कोशिश की गई तो इलाके के लोगों के अक्सर कैमरे भी ख़राब थे वहाँ पे। कोई ना मुकामी पुलिस को क्लू मिला ना हमें हमारे पास क्लू था, लेकिन हमें मेहनत जारी रखी और अल्लाह ने इसमें हमें कामयाबी दी। और फिर बिल आखिर इन दोनों को, हीरा गुजर और शरोज़ को हमने ट्रैक किया। जहाँ इनको ट्रैक किया जाता है वहाँ पर इन्होंने छोटी सी एक मिस्टेक की थी। मोबाइल फ़ोन में एक सिम तब्दील की गई थी चंद सेकंड के लिए, इजी जायज़ कैश बनवाने के लिए थी। वहाँ से ट्रैक किया। जो सिम इस्तेमाल कर रहे थे वो बॉर्डर एरिया के एक नशई के नाम की थी, जो इन्होंने परचेज़ की थी तकरीबन 5-6 हज़ार में से कोई चंद दिन पहले इस वक़ूआ को कंप्लीट करने के लिए थी। अपनी तरफ से तो इन्होंने अपनी तमाम सबूत ख़त्म कर दिए थे, लेकिन चूँकि 2 इंसानी कत्ल हुए थे और वो भी बग़ैर किसी मकसद कत्ल हुए थे। ये मज़लूम लोग थे वो लोग, और इस बना पर इन केस काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद इनको फिर हमने इनके ऊपर शक आपको कैसे किया? क्योंकि इब्तदाई तौर पे जब कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पे जाता है तो वो ये जाके देखता है कि डकैती मज़ामत हुई है, ज़ाती रंजिश है, कोई दुश्मनी है, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। पैसे अगर मौके पे पड़े हों तो इसका मतलब है कि डकैती तो नहीं हुई होगी। और जैसे आप बता रहे हैं कि वो गाड़ियों का कारोबार करते थे, अगर किसी ने ज़ाती रंजिश करनी भी थी तो वो हरीपुर में इनको कत्ल कर सकता था, लाहौर आके कत्ल करना। तो इनके ऊपर कैसे आपको शक व शुबहात गया? जब हमने ये शेख मोटर है यहाँ पे समनाबाद में, उसके ऊपर जो सेफ सिटी देखे तो वहाँ से हमें थोड़ा सा क्लू मिल गया था कि इनके बीच में होलिये थे। जब होलिये को चेक किया तो पता चला ये जो शरोज़ है ये इस इलाके का रहने वाला है। इसको इसी बिना पे शक गुजरा था। जब इनके मोबाइल जो असल नंबर थे उनके CDR निकलवाई गई, उनकी CDR और वो जो इन्होंने एक बोगस नंबर इस्तेमाल किया जा रहा था उनकी CDR तकरीबन एक ही थी। इस बना पर हमें शक गुजरा कि इनका अगर इंटरोगेट किया जाए। और जब इसकी हमने रिकॉर्ड चेक किया था शरोज़ का, ये लाहौर के मुख्तलिफ होटलों में ये अय्याशी करने के लिए जाया करता था। रांझे साहब, जैसे आप सारा कुछ बता रहे हैं कि इसने सिम भी किसी से ख़रीदी, गाड़ी इसकी अपनी नहीं है, पिस्टल इसका अपना नहीं है, तो इसके अंदर मैक्सिमम जो चीज़ें वारदात में इस्तेमाल हुई हैं उससे तो इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, इसने लोगों से लिए। लेकिन इसमें ये चीज़ हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए और ये जो लोग देते हैं, रेंट पे गाड़ियाँ देते हैं, वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, किसी को अजनबी गाड़ी ना दें, उसका रिकॉर्ड चेक करें। इसमें इन्होंने पिस्टल मांगा, ये शादी पे जा रहे हैं,
पिस्टल अपना ना दिया जाए और वालिदैन भी नज़र रखें कि उनका बच्चा क्या हरकतें कर रहा है। हीरा गुजर मंशियात पीता है और इसके बकौल इसके बाप को इल्म नहीं है। इन्होंने इंतहाई सख्त ज़्यादती की है। ज़र मोहम्मद की तकरीबन 8 से 9 बेटी हैं, या 8 हैं गालबा या 9 हैं। उसके बाद जो सबसे तकलीफ अमल है, उसकी माँ के जब 2 लाशें गई हैं हरीपुर हज़ार में, उसकी माँ चली गई कौमे में और चंद दिन के बाद उसके वालिद की फौत हो गई हैं। एक दो उन्होंने पूरा घर ही बर्बाद कर दिया है और इनकी छोटी सी अय्याशी की खातिर। और जब इनको मैंने पकड़ा है तो ये बात सामने आई है कि जी इनको पता ही नहीं था जो इसके दूसरे भाई के पास 8 लाख रुपया मौजूद है। एक भाई की तलाशी ली है काजी खान की, जिसके जेब में से तकरीबन 4.5 लाख मुद्दई कहता है कि मुल्जिमान जो थे वो सिर्फ एक भाई को लेकर जाना चाहते थे, दूसरा ज़बरदस्ती किया। वो क्या वजह है? क्योंकि ये जो काजी के वाकफ़ थे, ज़र मोहम्मद भी ज़बरदस्ती कहता है मैं अपने भाई के साथ चलता हूँ, इसको मैं किधर जाने दूँगा। वो भी ये बात दुरुस्त है, वो भी साथ ज़बरदस्ती बैठा था। क्योंकि मौत का फरिश्ता मुकर्रर था दोनों, इसलिए दोनों की मौत आनी थी, दोनों साथ चले गए हैं। लेकिन लाहौर में सेल पहले लेकर गए हैं ये जरांवाला, शरकपुर, रहीम गार्डन, वहाँ से देखते रहे वकुआ कहाँ किया जाए। उसकी वजह क्या थी? सेफ सिटी कैमरा से बचना क्या? हाँ जी, वहाँ से इनको ये था कि यहाँ पे मार के फेंके तो पकड़े जाएंगे, क्यों ना अपने इलाके में जाकर मार के फेंके। जहाँ पर इन्होंने डेड बॉडियाँ फेंकी हैं वहाँ पर वकुआ नहीं हुआ। वहाँ से 2 किलोमीटर पीछे इन्होंने फायर मारे हैं, फायर मारने के बाद डेड बॉडियाँ वहाँ पर डाकखाने गली में लाकर फेंकी हैं। मुद्दई कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पुलिस की जानिब से जब चलान जमा कराया जाता है तो उसके अंदर लकूनाज रह जाते हैं, प्रोसिक्यूशन एतराज़ात लगाते हैं, मुल्ज़िमों को उसका फ़ायदा मिलता है। कैसे इंश्योर करेंगे कि ऐसे मुल्ज़िमान जो मंशियात के आदी हैं, दीगर गैर अखलाकी हरकतें करते हैं, 2 बंदों को बेमौत कत्ल कर दिया है, कैसे इंश्योर करेंगे? मैं खुद इस केस को खुद देख रहा हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ इसमें सज़ाए मौत होगी, क्योंकि बच्चों के और इनके मरने वालों के DNA ब्लड वो गाड़ी में से निकल आया। और आई एम श्योर कि इसमें इनको कम से कम सज़ाए मौत होगी दोनों को। बहुत शुक्रिया। DSP CI इकबाल टम दानिश रांझा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। जिस तरह से मैंने मुल्ज़िमान के इंटरव्यू के बाद बात की, वही बात मैं दोबारा दोहराऊँगा कि हम अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखना छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि वो इस काबिल हो गए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और वहीं से बुराई का आगाज़ जब हो जाता है। दोनों लड़के आइस का नशा करते हैं, उनके घर वालों को नहीं पता। सोशल मीडिया की एप्लीकेशन के ज़रिए दोस्तियां करते हैं लड़कियों के साथ, उनको बुलाते हैं और फिर उनके साथ भी आइस का नशा करते हैं। मांगे का असलहा इस्तेमाल किया क्योंकि आइस के पैसे ख़त्म हो चुके हुए थे, नशा करना था। प्लान बनाया कि असलहा लेते हैं किसी दोस्त से और फिर इनको बुला के कत्ल करते हैं। फिर उनको बुलाया, उनको कत्ल किया और आप ये देखिए कि दोनों मकतूलीन का कत्ल करने के बाद मुल्ज़िमान ना तो डरे ना छुपे, बल्कि जो रकम उनसे लूटी थी एक रकम लेके मरी चला गया और वहाँ पे जाके अपनी ऐशियाँ करता रहा, जबकि दूसरा जो था वो 1-2 रोज़ यहाँ पे छुपा रहा और उसके बाद वो भी उन जो उसको 65-70 हज़ार रुपया मिला था उसके ज़रिए अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो था वो गुजारना शुरू हो गया। क्योंकि हमेशा ये कहावत कही जाती है और सुनी जाती है कि कत्ल छुपाए नहीं छुपता। दानिश रांझा साहब ने भी इस चीज़ को साबित कर दिया कि मुल्ज़िमान ने ज़रा सी गलती की, मामूली सी गलती की कि एक सिम मोबाइल के अंदर डाली और फिर उसको निकाल लिया फ़ौरन, लेकिन IMEI नंबर जो है वो ट्रेस हो गया और इस तरह मुल्ज़िमान पकड़े गए। और हरगिज़ आप अपनी सिम जो ज़ाती आपके नाम पे निकली हुई सिम है वो किसी को मत दीजिए। इस केस में भी मुल्ज़िमान को पकड़वाने में सिम ने किरदार अदा किया है कि इन्होंने कत्ल करने से पहले सिम किसी शख्स से ख़रीदी और फिर उस सिम को कत्ल के लिए इस्तेमाल किया और यही सिम जो है इनके गिरफ्तारी में मददगार साबित हुई है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।